नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर में। दिन की 4 बड़ी खबरें लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ गौरव राजेंद्र। पहली बड़ी खबर हरियाणा चुनाव से जुड़ी हुई है, जहां पर कांग्रेस के घोषणा पत्र जारी करने के बाद अब जो है बीजेपी ने भी अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। तो वहीं दूसरी खबर पानीपत से है, जहां चुनाव प्रचार में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी के संकल्प पत्र पर निशाना साधा है। तीसरी खबर कैथल से है, जहां पर दुष्यंत के चुनाव प्रचार का विरोध करना कबड्डी खिलाड़ी को भारी पड़ गया। और चौथी खबर अंबाला से है, जहां एक ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार महिला की मौत हो गई, जबकि उसका पति गंभीर रूप से घायल है। 4 बड़ी खबरें जो कि आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, जिसमें हम सिलसिलेवार तरीके से बात करेंगे। पहली खबर आप देख पा रहे हैं, जहां पर हरियाणा के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र जारी हुआ है, और उसी दूसरी खबर में हम बात करेंगे उसी संकल्प पत्र को लेकर, जो है बीजेपी के संकल्प पत्र पर हुड्डा का किस तरीके से वार देखने को मिला है, संकल्प पत्र को कॉपी पेस्ट बताया है। तो वहीं तीसरी खबर दुष्यंत से बहस करने वाले खिलाड़ी पर, कबड्डी खिलाड़ी पर जो है हमला हुआ है। और चौथी खबर में सड़क हादसे में किस कदर जो है महिला की मौत हुई, और जबकि उसका पति घायल बताया जा रहा है। चलिए पहली खबर की बात करते हैं। बीजेपी ने हरियाणा चुनाव को लेकर अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। रोहतक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संकल्प पत्र जारी किया है। इस मौके पर सीएम नायब सैनी ने और हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली भी मौजूद रहे। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में जनता से 20 वादे किए हैं। संकल्प पत्र जारी करने के दौरान जेपी नड्डा ने कहा कि आईएमटी खरखोदा की तर्ज पर 10 अत्याधुनिक औद्योगिक शहरों का निर्माण किया जाएगा और आसपास के गांवों में 50,000 से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिलेगा। संकल्प पत्र के केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा की घोषणा में बहुत संतुलित तरीके से जो है हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। महिलाओं, युवाओं, किसानों, पिछड़े समाज, सबका ध्यान रखा गया है। तो वहीं सीएम सैनी ने संकल्प पर बोलते हुए कहा कि ये संकल्प पत्र हमारी प्रतिबद्धता है और पीएम मोदी के सहयोग से हम इसे पूरा करेंगे। उसी तरीके से आईएमटी खरखोदा के तर्ज पर 10 अत्याधुनिक यानी मोस्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियल शहर बनाए जाएंगे और 50,000 से ज्यादा युवा जो आसपास के गांव के होंगे, उनको उद्यमियों से बातचीत करके उनको वहां पर रोजगार दिया जाएगा, उनको रोजगार दिया जाएगा, इसकी व्यवस्था की जाएगी। इसी तरीके से चिरायु आयुष्मान में जो आपको 5 लाख रुपए प्रति वर्ष मिलता है, उसको 10 लाख रुपए कर दिया जाएगा। प्रति वर्ष 10 लाख रुपए आपको दिया जाएगा। हरियाणा के अपने इस घोषणा पत्र में या संकल्प पत्र में हमने जो मुख्य बिंदु राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आपके सामने रखे हैं, बहुत एक संतुलित तरीके से हर वर्ग का उसमें ध्यान रखा गया है। महिलाओं का ध्यान रखा है, युवाओं का ध्यान रखा है, किसानों का ध्यान रखा है, जो हमारा पिछड़ा समाज है, अनुसूचित जाति समाज है, इन सब का ध्यान रखा गया है। उसके अंदर युवाओं की नौकरियों की भी चिंता की गई है, उनकी स्किलिंग की भी चिंता की गई है, एक से एक बढ़ करके। और जैसा हमारे इस घोषणा पत्र समिति के जो अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी ने बताया है कि हमने इन सब बातों को इसलिए भी समझ रखा है कि एक बजट का भी ध्यान रखना पड़ता है। आखिर केवल थोथी घोषणाएं करना उसका कोई अर्थ नहीं होता है। हम कौन सी चीज, आज भी बहुत से विषयों में हम देश में नंबर 1 पर हैं, आगे भी नंबर 1 पर रहेंगे, लेकिन इन सब चीजों को मेंटेन करने के लिए सबसे बड़ा विषय होता है अपना फाइनेंस, अपना रिसोर्सेज के बिना, क्योंकि कांग्रेस ने इतने पहले प्रदेशों में संदेश दिए, घोषणा पत्र किए, जो अपने रिसोर्सेज का ध्यान रखे बिना कर गए, और उसके बाद उनको बैक स्टेप करना पड़ा, उनको पीछे हटना पड़ा, चाहे वो हिमाचल में हटे, चाहे वो कर्नाटक में हटे, चाहे राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में, चाहे उन्होंने जो घोषणाएं की थी उसको भी पूरा नहीं कर पाए, ना किसानों की घोषणाओं को ही कर पाए। हम वो चीज करते हैं जो हम कर सकते हैं। हरियाणा सहयोग से हमारी आर्थिक स्थिति आसपास के प्रदेशों से आज भी अच्छी है, आगे भी अच्छा रखना चाहते हैं। हमारा एफआरबीएम के हिसाब से जो हम देखते हैं, यानी 25% के आसपास हमारा जो उसका जो डेफिसिट रहता है एफआरबीएम में, जो जीएसडीपी का 25% के अंदर रहता है।
जबकि पंजाब आज भी 48% लॉस तक पहुंच गया। उनके पास सैलरी देने के पैसे नहीं बचे हैं। जो उन्होंने घोषणाएं की थी कि हम इतना फ्री देंगे, ये करेंगे, आज एक एक करके वापस ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? आखिर पैसों का काम पैसों से चलता है। इसलिए हम बहुत सोच समझ करके सारा बजट का हिसाब लगा करके हमने सारी घोषणाएं की हैं। महिलाओं को हमने 2100 रुपए की घोषणा बहुत योजनापूर्वक हिसाब किताब लगा के की है कि हम हर ऐसी महिला जो पात्र है उनको 2100 रुपया मासिक देना है। क्योंकि हमने चाहे 2014 का संकल्प पत्र था, 2019 का संकल्प पत्र था, हमने उसको 100% पूर्ण किया है। ये संकल्प पत्र हमारे लिए एक ध्येय वाक्य है, हमारा कमिटमेंट है और ये आदरणीय मोदी जी के साथ उनके सहयोग से 100% इसको हम पूरा करेंगे। मुझे खुशी है कि आज लाडली बहना के तहत महिलाओं को 2100 रुपए देने का इस संकल्प पत्र में वो निर्णय किया है। हमारी बहनों को इसका एक बड़ा लाभ मिलेगा और हमने ये भी उस बात को दोहराया है कि हम हरियाणा के किसान की 24 फसलें एमएसपी पर खरीदने का निर्णय हमारा वो जारी रहेगा और उसके साथ साथ युवाओं को 2 लाख युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के जो हमने पिछले 10 वर्षों के अंदर जो हम ट्रांसपेरेंसी के आधार के ऊपर युवाओं को नौकरी देते हैं उसको आगे बढ़ाते हुए 2 लाख और नई नौकरियां देने का संकल्प भी हमने इसमें लिया है। उसके साथ साथ इंडस्ट्री के अंदर बीसी वर्ग के लिए हमने उनको मुद्रा बैंक योजना से अतिरिक्त 25 लाख रुपए का लोन दे करके उनको इंडस्ट्री के अंदर आगे लाने का निर्णय भी संकल्प पत्र के अंदर लिया है। और भी हमारे जो 20 संकल्प पत्र के अंदर हमने हरियाणा प्रदेश के लोगों से जो बात कही है उसके तहत हरियाणा के लोगों को इसका एक बड़ा लाभ मिलेगा। और मैं एक और इस संकल्प पत्र के अंदर जो निर्णय किया गया है कि जो आयुष्मान और चिरायु कार्ड उसके तहत हरियाणा के लोगों को 5 लाख रुपए का इलाज कराने के लिए अधिकार था, अब उसको बढ़ा करके 10 लाख रुपए वो किया है। उसका भी एक बड़ा लाभ हमारे गरीब व्यक्ति को मिलेगा। मैं देखता था हमने संकल्प पत्र के अंदर इस बात का भी निर्णय किया कि लोग किसी ने डायलिसिस कराना है, डायग्नोसिस कराना है, अपना इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल में जाता था, उसको बहुत दिक्कत आती थी गरीब व्यक्ति, वो भी फ्री किया है कि उसका कोई पैसा नहीं लगेगा। आने वाले समय के अंदर हरियाणा प्रदेश के लोगों का जो भारतीय जनता पार्टी ने जो ये संकल्प पत्र आज आदरणीय नड्डा जी ने रिलीज किया है और ये हमारा कमिटमेंट है। हरियाणा प्रदेश के लगभग 1,37,265 सुझाव लोगों के हमारे पास आए थे। उन सुझावों को सम्मिलित करते हुए हरियाणा प्रदेश के लोगों को ये संकल्प पत्र हमने लिया है, ये आज रिलीज किया है और इसका बड़ा लाभ ये हमारे लिए कमिटमेंट है और हम इसको पूरा करने का संकल्प हमारा है। हमने पिछला भी जो संकल्प पत्र था। उधर हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के घोषणा पत्र पर गढ़ी सांपला किलोई विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तंज कसते हुए कहा है कि वो भाजपा का घोषणा पत्र यानी कि हमारा कॉपी पेस्ट है, इनके वादे झूठे हैं, इनका घोषणा पत्र झूठ का बंडल है, हमें जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। तो हम पहले कर चुके, ये तो इनके तो झूठे वायदे हैं। 2005 का हमारा देखो घोषणा पत्र हमने पूरा अमल में लाए, 2009 का अमल में लाए, इनका 14 का देखो, 19 का देखो, कुछ भी नहीं किया इन्होंने। झूठा घोषणा पत्र है, झूठ का बंडल है। अग्निवीर को सरकारी नौकरी की बात कह रहे हैं और वो तो एक्स सर्विसमैन की रिजर्वेशन पहले से है। हम तो अग्निवीर के खिलाफ 4 साल रेगुलर भर्ती होनी चाहिए। तो कैसा रिस्पॉन्स आगे कहाँ आप स्वयं देख रहे हो, जहाँ जा रहा हूँ जन समर्थन बहुत जबरदस्त। इन दोनों खबरों को लेकर चर्चा करेंगे और इस सभी को जानकारी देने के लिए हमारे साथ जो है ओपी शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओपी, क्या कुछ जानकारी है? जिस तरीके से जो है बीते दिनों हमने देखा कांग्रेस का जो घोषणा पत्र आया था, आज जो है कहीं न कहीं बीजेपी का जो घोषणा पत्र है उसमें किस तरीके की आपको दिखाई दे रहा है कि क्या ये धरातल पर उतरते हुए नजर आएंगे?
देखिए गौरव, आज जो भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो सामने आया, इसमें ज्यादा कुछ नया नहीं है, आमतौर पर पुरानी बातें हैं और ना ही इसमें कांग्रेस की तरफ फ्री बीज मतलब रेवड़ियां बांटने की घोषणा की गई। हाँ, सिर्फ एक ही है कि महिलाओं को लाडो स्कीम के तहत जो है 2100 जो है वो महीना दिया जाएगा। इसको हम जरूर फ्री बीज कह सकते हैं। कांग्रेस ने भी इसको जो शामिल किया गया। जहां तक 2 लाख नौकरी देने की बात है तो कल कांग्रेस ने भी इसकी जो घोषणा की है। बाकी अगर मैं सभी योजनाओं के ऊपर बारी बारी बताऊं तो खरखोदा की तर्ज के ऊपर हरियाणा के अंदर 10 इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप जो है बनाई जाएंगी, जिनमें 50,000 पर IMT रोजगार देने की बात है। अगर हम बीजेपी की चिरायु आयुष्मान योजना की बात करें तो इस योजना के तहत पहले ही हरियाणा में जी उन लोगों को इलाज की 5 लाख तक का इलाज निःशुल्क मिल रहा है, जिनकी सालाना इनकम 3 लाख के आसपास है। लेकिन अब इसमें को जो 10 लाख कर दिया गया, तो ये योजना पहले से कहीं ना कहीं जैसे 24 फसलों पर MSP देने की बात है, तो इस बात को सरकार की तरफ से माफ कीजिए बीजेपी की तरफ से दोहराया गया है। और करीबन 1 महीना पहले आचार संहिता लगने से पहले कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दी थी और ये फैसला एक तरह से हो चुका है। और जब नई जो रबी फसलों खरीफ फसलों की जो खरीद शुरू होगी तो उस पर लागू होने वाला है। पहले घोषणा उसके 2 लाख पर्ची। और इसके अलावा अगर हम शहरी क्षेत्र में आवास बनाने की बात करें तो आवास बनाने की भी घोषणा पहले हो चुकी है। और सरकारी अस्पतालों में डायलिसिस और अस्पताल डायग्नोसिस मुक्त इस तरह की जो घोषणाएं हैं स्वास्थ्य लेकर ये थोड़ी सी नई है, लेकिन पहले ही बीजेपी मेडिकल कॉलेज हर जिले में बनाने की घोषणा करी है। जहां पर मेडिकल कॉलेज बनेगा तो वहां पर डायलिसिस जैसी सुविधाएं ऑटोमेटिकली मिलेगी। हर जिलों में ओलंपिक खेलों के लिए नर्सरियां, ये एक नई योजना है। गृहिणियों को 500 रुपए का सिलेंडर, ये भी कांग्रेस कल जो है घोषणा कर चुकी है। स्कूटी देने की योजना जो है वो बीजेपी ने की है। ये आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी इस तरह की घोषणाएं नहीं करती है, लेकिन बीजेपी ने घोषणा की। और एक इतिहास और हरियाणा में बता दूं कि हरियाणा में अब तक जिस भी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में बालिकाओं को स्कूटी देने की बात शामिल करी है उसको जो है सत्ता नसीब नहीं हुई है। चाहे वो कोई भी पार्टी हरियाणा में आज तक किसी को भी फ्री स्कूटी जो नहीं बात करें। तो अगर मैं ये कहना चाहूं कि बालिका स्कूटी के सहारे नहीं मिले किसी को सत्ता के गलियारे। तो अब देखते हैं कितना कामयाब हो पाता है। इसके अलावा रेल कॉरिडोर की बात करें और उसके ऊपर नई ट्रेन चलाने की बात करें तो कॉरिडोर का जो निर्माण है दिल्ली के बाहरी इलाका, जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा जो है इसमें कुछ खास नजर नहीं आ रहा है। और अगर देखी जाए तो मनोहर लाल भी यही कहते हुए नजर आ रहा है। कहीं न कहीं उस बात का विश्लेषण अगर किया जाए तो मनोहर लाल भी इस पूरे जो घोषणा पत्र है उसको जो है संतुलित बताया है। क्या ये वाकई में संतुलित है? क्या सरकार ने बहुत ही सोच समझकर जो है उन वादों को ही रखा है जिनमें कि ज्यादातर अधिकांश जो है लागू हो चुके हैं, या फिर जो है सरकार पहले से कर रही है? ओपी देखिए गौरव, अगर मैं इकोनॉमिक नजरिए से मानूं तो बीजेपी का जो मैनिफेस्टो है वो कहीं ना कहीं अपने आप में एक अच्छा जो मैनिफेस्टो है। आमतौर पर लोगों को रोजगार की जरूरत होती है, वो उनको देने की बात की है। और जहां तक महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देना और ग्रामीण क्षेत्र में जो लड़कियां शहरों में पढ़ने जाती हैं, कॉलेजों में पढ़ने जाती हैं, उनको स्कूटी देना, ये थोड़ा सा मैं फ्री बीज में इन दो को जरूर मानूंगा। लेकिन कम से कम बीजेपी ने जो घोषणाएं की हैं उससे ज्यादा जो है वो रिसोर्सेज की जरूरत जो है नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर कल के कांग्रेस के बजट की बात करें, जिस तरीके 300 यूनिट फ्री दी जाएंगी और बाकी भी काफी घोषणाएं उन्होंने की हैं, तो उन सभी घोषणाओं से हरियाणा के ऊपर करीबन 40 से 45 हजार करोड़ रुपए का अतिरिक्त बर्डन जो पड़ने वाला है। और ये 40 से 50 हजार अगर मैं बात करूं तो ये कुल बजट का करीबन 25% के आसपास बनता है। क्योंकि अगर हरियाणा के पिछले बजट की बात करें जो पिछले मार्च में आया था वो 1,82,000 करोड़ या 84,000 करोड़ के आसपास। और ऐसे में यदि हम इसको 2 लाख कमाने और उधर से अगर 40 से 50 हजार करोड़ के करीब जरूरत पड़ती है तो एक तरह से ये 25% सीधा सा कहीं ना कहीं बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो 40,000 करोड़ की अमाउंट को निकाल कर लोगों की जरूरतें पूरा करना और जो वादे कांग्रेस करे शायद काफी मुश्किल होगा। बाकी कांग्रेस शायद अच्छी तरीके से बता सकती है कि वो किस तरीके से जो फिस्कल मैनेजमेंट है उसमें सुधार करेंगे। क्योंकि अगर सरकार, क्योंकि कांग्रेस भी कहीं ना कहीं बीजेपी पर ही हमलावर है कि जब 2014 में कांग्रेस सत्ता से बाहर गई थी तब हरियाणा के ऊपर 70,000 करोड़ का कर्ज था, जो आज करीबन
4 लाख या 4.25 लाख के आसपास जो है वो पहुंच गया है। और ऐसे में अगर कांग्रेस अपने इन वादों को पूरा करने के लिए लोन लेती है तो कितना लोन देगी, और अगर वो लोन लेते है उसकी रिपेमेंट कैसे करेगी। तो कहीं ना कहीं एक कांग्रेस ने कहीं ना कहीं रिसोर्सेज की बात जो अपने मैनिफेस्टो में नहीं की है। और जहां तक बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के मैनिफेस्टो में एक नई शुरुआत कुछ दिखाई जरूर दे रही है, लेकिन उनमें रिसोर्सेज को लेकर ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि शायद जो 40,000 करोड़ कांग्रेस में जरूरत है वो बीजेपी में शायद 20,000 के आसपास जो है जरूरत पड़ेगा। और शायद 20,000 में से कुछ का अमाउंट लोन लेकर और कुछ अमाउंट जो है वो रिसोर्सेज या टैक्स बढ़ाकर सरकार पूरा जो कर सकती है। बहरहाल देखते हैं। अभी दोनों ही पार्टियों ने, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, उन्होंने ऐसे मैनिफेस्टो जारी किए हैं जो पूरे प्रदेश की जनसंख्या को समान रूप से कहीं ना कहीं प्रभावित करेंगे। अभी उम्मीद की जा रही है कि सोमवार को कांग्रेस जो है वो चंडीगढ़ में अपना घोषणा पत्र विस्तार से जो जारी करेगी, और ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी दूसरी तरफ जो है अगर नजर डालें तो जिस तरीके से सबसे पहले कांग्रेस ने अपना जो है घोषणा पत्र यहां पर जारी किया, उसके बाद जब आज बीजेपी का देखने को मिला, लेकिन जब बीजेपी का घोषणा पत्र जब सामने आया तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस पर भी तंज कसते हुए उसको झूठ का बंडल बताया है और तुलना की है कि हमारा जो घोषणा पत्र था उसका ये सिर्फ जो है कॉपी पेस्ट है। जी देखिए गौरव, ये मतलब सियासत है और लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने की कहीं ना कहीं अधिकार होता है। और अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है तो ये उनका अधिकार क्षेत्र है, क्योंकि वो नेता विपक्ष है। सरकार की कमियां निकालना या दूसरी पार्टी की कमियां निकालना उनका एक हक बनता है। और दूसरा ये कि अगर वो विपक्ष की, सरकार की अगर सभी बातों को अगर समर्थित करेंगे तो सत्ता में कभी नहीं आ पाएंगे। ये खैर एक तरह से सियासी कहीं ना कहीं इनके आरोप होते हैं, लेकिन अंतिम फैसला लोकतंत्र में जनता करती है। और जनता जो भी फैसला करेगी वो काउंटिंग के बाद सबको पता चलेगा। या तो हरियाणा में भी डबल इंजन की सरकार रहेगी या फिर ये कहीं ना कहीं चलन टूटेगा। जी, कल अगर हम कांग्रेस की बात करें, जब कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया था तो हरियाणा बीजेपी के जो चुनावी प्रभारी सतीश पुनिया है, उन्होंने भी कांग्रेस के मैनिफेस्टो के ऊपर जो एक सवाल उठाए। तो इस तरह के सवाल आप एक दूसरे के मैनिफेस्टो पर आने वाले वक्त में भी जो है देखने को मिलेंगे, लेकिन किसके मैनिफेस्टो में और किसकी दलीलों में, किसकी बातों में, किसके वादों में कितना दम है वो जनता ही फैसला करेगी। दूसरा सवाल मेरा इससे जुड़ा हुआ है कि जिस तरीके से कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया ओपी, तो इस पर जो है बीजेपी भी हमलावर दिखाई दी और बीजेपी की तरफ से जो है कई वरिष्ठ नेताओं की तरफ से ये कहा गया है कि कांग्रेस लगातार जो है बीजेपी पर आरोप लगाती है कर्जे को लेकर जो है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस ने जो है कोई अपना गणित नहीं लगाया मैनिफेस्टो जारी करने से पहले। 10 साल से सत्ता से बाहर चल रही है कांग्रेस और जो है इस तरीके का मैनिफेस्टो जो लेकर आती है तो कहीं ना कहीं उसको 50,000 करोड़ से भी ज्यादा का कर्जा लेना पड़ेगा। ओपी, देखिए गौरव, अगर हरियाणा में कर्ज बढ़ने की बात करूं तो 2005 के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल जो सत्ता से बाहर हुई थी और साल 2008 तक हरियाणा एक सरप्लस स्टेट था। 2005 में जब इनेलो बाहर हुई थी करीबन 3,500 करोड़ रुपए हरियाणा जो है वो सरप्लस में था। और 2008 या 2009 के अंदर हरियाणा पहली बार डेफिसिट के अंदर चला था और उसका कर्ज बढ़ना शुरू हुआ था। और साल 2014 तक जब तक कांग्रेस सत्ता में थी ये बढ़कर 70,000 करोड़ हो गया था। और साल 2014 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा पर जो कर्ज चढ़ा था उसको एक बड़ा मुद्दा कहीं ना कहीं बनाया था। लेकिन उसके बाद अब जो है वो हरियाणा के ऊपर करीबन 4.25 लाख करोड़ का कर्ज जो वो चढ़ चुका है। और अब कांग्रेस इसी मुद्दे को लेकर सही बात करें तो पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार ने जो है वो महिलाओं को 2,000 रुपये देने की घोषणा की थी। हिमाचल में भी जो है वो सुखविंदर सुक्खू कांग्रेस ने जो देने की घोषणा महिलाओं को की थी। लेकिन हिमाचल के मात्र एक जिले के अंदर जो लाहौल स्पीति है उसी के अंदर जो है वो महिलाओं को 1,500 रुपये के आसपास जो आर्थिक सहायता है वो मिल रही है। लेकिन बाकी जो 12 जिले हैं हिमाचल के वहां पर नहीं मिल रहा है। और पंजाब में सरकार को बने हुए 2.5 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। ये माने कि आधा कार्यकाल सरकार लगभग पूरा कर चुकी है और महिलाओं को अभी तक जो 2,000 रुपये देने की जो बात थी तो वो नहीं दे पाई थी। तो कहीं ना कहीं इससे पता चलता है कि हिमाचल और पंजाब की जो आर्थिक स्थिति है, जो फिस्कल मैनेजमेंट है, वो कहीं ना कहीं काफी जो है कमजोर दिखाई देता है। लेकिन हरियाणा की स्थिति अभी ठीक है। लेकिन अगर इसी तरीके से फ्री बीज या रेवड़ियां पटती रही तो शायद अगले 10 साल में वो दिन दूर नहीं होगा जब हरियाणा के हालात भी पंजाब और हिमाचल जैसे हो। तो अब
ठीक है, अब जनता ने फैसला करना, जनता क्या फैसला करती है क्या नहीं कर पाती है ये देखनी है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। ओपी जिस तरीके से लगातार ओपी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो है बीजेपी का घोषणा पत्र और कांग्रेस का घोषणा पत्र किस तरीके से जो है फायदेमंद साबित हो सकता है धरातल पर। अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। दुष्यंत चौटाला से बहस करने वाले कबड्डी खिलाड़ी पर जानलेवा हमला हो गया है। दरअसल दुष्यंत चौटाला के समर्थकों ने लाठियां गड़ासिया से खिलाड़ी पर जो है हमला किया है, जिसके बाद कबड्डी खिलाड़ी को गोहला के सरकारी अस्पताल में फर्स्ट एड देकर जो है कैथल रेफर किया गया है। गौरतलब है कि गोहला चीका में अपने प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने आए दुष्यंत चौटाला का गांव हरिगढ़ में कबड्डी खिलाड़ी ने जमकर विरोध किया था। मेरा नाम भाई साहब हरिगढ़ किन्नन, कबड्डी प्लेयर इंटरनेशनल। क्या मामला है, कैसे हमला हुआ? मामला कुछ नहीं भाई साहब, अपने गांव में दुष्यंत का डिप्टी सीएम दुष्यंत का प्रोग्राम था जो 2 दिन पहले, तो उसमें किसान के उस तमाम विरोध थे उसका कर रहे थे। चलो गांव के कुछ परिवार थे जो उसका प्रोग्राम करना चाह रहे थे, हमने अनाउंसमेंट भी करी, मंदिर में भी इकट्ठे हुए सभी जितने भी युवा साथी थे, अनाउंसमेंट भी करी हमने, भाई ये प्रोग्राम भी धर्मशाला में ना करो, भाई जो हम विरोध कर रहे हैं भाई हम जद जितना अपने घर कर लो, घर में हम किसी के पर्सनल मैटर में नहीं जाएंगे, कोई नारेबाजी नहीं करेंगे। उधर खबर अंबाला शहर से है, जहां के बलदेव नगर में भीषण सड़क हादसा हो गया है, जिसमें ट्रक चालक ने साइड में जा रही बाइक को टक्कर मार दी। इस दौरान बाइक पर बैठी महिला ट्रक के नीचे आ गई, जिससे मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपी ट्रक चालक की तलाश में लगी हुई है। ट्रक जा रहा था इधर से और बाइक भी जा रही थी अपनी साइड पे। बाइक बिल्कुल साइड में थी और ट्रक वाले ने मतलब उनको टक्कर मारी थी पहले, तो गाड़ी पलट गई। बाइक लेडीज का सिर फंस गया, फंसता हुआ चला गया, भाई साहब बच गए और ट्रक का ड्राइवर भाग गया, ट्रक आगे गया, ड्राइवर भाग गया, ट्रक खड़ा हो गया। मैं पीछे ही था, थोड़ा 10-20 कदम पीछे ही था उससे, और वो आगे भी कहीं एक्सीडेंट करके आ रखा है। पुलिस आई, उसके बाद पुलिस ने अपनी कार्रवाई की और उसके बाद डेड बॉडी को लेते हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।